हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। अगर आप सप्लायर या क्रेडिटर्स की पेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे तो आपका खर्चा इनकम टैक्स में अलाउ नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वो क्या प्रोविजंस ऐड हुए हैं जिसको समझकर हम अपना खर्चा डिसअलाउ होने से बचा सकते हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 में एक अमेंडमेंट आया है जो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आपका जो खर्चे का मेजर पार्ट होता है वो होता है परचेज। अगर वही खर्चा आपका इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएगा तो आपको कितना टैक्स पेमेंट करने आ सकता है, इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। तो आइए ये सब हम इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। और इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इनकम टैक्स वाले कैसे आपके क्रेडिटर्स का पता लगा सकते हैं और आपको यहाँ पे कुछ भी उनसे छुपाने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपको हम पूरा डिटेल में यहाँ पे समझाएंगे कि फाइनेंस एक्ट 2023 में सेक्शन 43 बी के बारे में। यहाँ पे सेक्शन 43 बी जो एमएसएमई एक्ट के रिलेटेड है उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एमएसएमई एक्ट का जो नया प्रोविजन आया है वो क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एमएसएमई एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये हम समझते हैं कि ये कौन होते हैं। सबसे पहले अगर हमें इस एक्ट के बारे में बात करनी है तो पहले हमें ये जानना है कि एमएसएमई में कौन कौन से डीलर है वो आते हैं और इनकी क्या लिमिट्स होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एमएसएमई के दायरे में तीन प्रकार की फर्म्स आती है, जो हो गई सबसे पहले माइक्रो, उसके बाद आती है सेकंड नंबर स्मॉल एंड देन उसके बाद आती है मीडियम। जो एमएसएमई की स्कीम है उसके अंदर माइक्रो जो कैटेगरी है उसके अंदर कौन से डीलर्स या कौन सी फर्म्स आती है। माइक्रो के अंदर सबसे पहले हमें यह देखना है कि उस फर्म का प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे होना चाहिए और उनका जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो भी 1 करोड़ के नीचे होना चाहिए, तो वो माइक्रो कैटेगरी में आएगी। अगर कोई फर्म जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ के अंदर आता है और उसका जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो भी 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के अंदर रहता है, तो वो फर्म स्मॉल कैटेगरी के अंदर आएगी। उसके बाद आता है थर्ड, जो मीडियम एंटरप्राइज होती है वो होती है उनका टर्नओवर जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ के अंदर होता है और उनका जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ के अंदर होना चाहिए। तो ये जो फर्म है वो एमएसएमई के अंदर कवर्ड होती है। अगर किसी फर्म का टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर होता है तो वो लार्ज कैटेगरी में चली जाती है, जो एमएसएमई एक्ट के अंडर में कवर नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले एमएसएमई क्या होता है और उसके अंडर कौन कौन सी कैटेगरीज या कौन कौन सी फर्म आती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोविजन आया है उसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में एक प्रोविजन आया है जो एमएसएमई एक्ट के अंडर सेक्शन 43 बी को हाईलाइट करता है। ये सेक्शन 43 बी कब आई, क्या होती है, इसकी सब सेक्शंस क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे आप समझेंगे। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि फाइनेंस एक्ट 2023 में एक प्रोविजन आया था जिसमें गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर आप एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट 45 डेज के अंदर आपको सेटल करना होगा। तो हमने ये समझ लिया कि पहले तो एमएसएमई एक्ट क्या है, उसके अंडर कौन कौन सी एंटरप्राइज कवर होती है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है सेक्शन 43 बी। यहाँ पे ये समझते हैं कि सेक्शन 43 बी क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन 43 बी ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन डिडक्शंस टू बी अलाउड only on actual payments. Section allows deduction on accrual basis if the amount is paid by the due dates. यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो सेक्शन 43 बी है जिसमें आप अपने सप्लायर्स या क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करते हैं वो अगर आप टाइम लिमिट के अंदर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपकी सारी परचेज या एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाएगी। अदरवाइज आपका सारा एक्सपेंस या जो भी आपने परचेज की है जिसका पेमेंट आपने ड्यू डेट के अंदर नहीं किया है तो वो सारा खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा।
सेकंड नंबर पॉइंट कहता है कि टाइमली पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे बात हो रही है केवल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। आप देख सकते हैं कि एमएसएमई में तीन प्रकार की फर्म्स या एंटरप्राइज कवर होती है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन आई है 43B, जो केवल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ही अभी एप्लीकेबल है। ये ध्यान देना है कि हमेशा माइक्रो एंड स्मॉल को ही आपको ध्यान में लेके चलना है, मीडियम एंटरप्राइजेस को इसमें कवर नहीं किया है। ये क्लियरली आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो सेकंड नंबर पॉइंट है वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि टाइमली पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एक न्यू क्लोज ऐड हुआ है, न्यू क्लोज सब सेक्शन एच हैज बीन इंसर्टेड इन सेक्शन 43B। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक 43B का सब सेक्शन एच, जिसको यहाँ पे ऐड किया है फाइनेंस एक्ट 2023 में। सम पेबल बाय द एसएससी to a micro or small enterprises beyond the time limit specified in the section 15 of the micro, small and medium enterprises development। यहाँ पे ये बहुत ध्यान देना है कि जो हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं वो टाइम पीरियड की जो लिमिट है वो सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अंडर डिफाइन किया गया है। अब वो क्या लिमिट्स है उसको हम आगे समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सेक्शन 15 of the MSMED Act mandates payment to micro and small enterprises within the time as per the written agreement, which cannot be more than 45 days. If there is no such written agreement, then payment shall be made within 15 days. सेक्शन 15 ये कह रही है कि अगर आपने कोई भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से गुड्स परचेज किया है तो उसकी टाइम लिमिट है वो 45 डेज और 15 डेज है। अब ये ध्यान रखना है कि अगर आपने सप्लायर के साथ एग्रीमेंट किया है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 45 डेज का आपको टाइम पीरियड मिलेगा, उसके अंदर आपको उन बिल्स का पेमेंट कर देना होगा। अगर आपने सप्लायर के साथ कोई भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं किया है तो आपकी जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होगी वो 15 डेज होगी। अगर आपने कोई गुड्स परचेज 1 जनवरी 2024 को किया है और आपने सप्लायर के साथ एग्रीमेंट कर लिया है तो आपको 45 डेज का टाइम मिलेगा, जो अराउंड 14 या 15 फरवरी तक आपको क्लियर कर देना है। तो यहाँ पे ये तो बात क्लियर होगी कि अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो आपको 45 डेज आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है तो आपको सारे बिल्स का पेमेंट 15 जनवरी तक आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये सेक्शन 15 आपको कह रही है कि 45 डेज और 15 डेज, अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो आप 45 डेज का मैक्सिमम लिमिट ले सकते हैं। अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 डेज के अंदर उनको पेमेंट क्लियर करना होगा। पेमेंट की जो ड्यू डेट्स है उसके बाद जाके आप पेमेंट करते हैं। सपोज आपकी जो 15 डेज की ड्यू डेट थी वो 15 जनवरी को क्लियर हो जानी चाहिए थी। अगर आप 15 जनवरी तक अपने सप्लायर का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको जो आरबीआई ने बैंक इंटरेस्ट की जो रेट डिफाइन की है उसका 3 टाइम्स ज्यादा आपको यहाँ पे उनका इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स में जो भी आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे वो भी आपका एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो जाना है कि अगर आप ड्यू डेट के अंदर पेमेंट करते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप अगर ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हैं और अगर वो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो पहली बात तो ये कि आपकी जो सारी परचेज या एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगी। सेकंड, आपको जितने दिन आपने लेट पेमेंट किया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होगा, वो भी 3 टाइम्स मोर एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आता है कि ये एप्लीकेबिलिटी कब होगी, ये कब से आपको इफेक्ट आएगा, कब से आपको इन सब चीजों का ध्यान में रखना है। वैसे तो हमने ऊपर भी बात की थी कि फाइनेंस एक्ट 2023 में ये चीज आ गई है जो आपको 1 अप्रैल 2023 से ही ध्यान में रखनी है, जिसका इंप्लीमेंट आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 में एप्लीकेबिलिटी रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर मतलब आपको 1 अप्रैल 2023 से ही आपको ये सब चीज प्रोसेस में लेके आनी है और उनको स्ट्रीमलाइन करके आपके जो भी पेमेंट्स है उनको आपको ड्यू डेट के पहले क्लियर कर देना है।
तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 एंड विल अकॉर्डिंगली अप्लाई इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। इसको और आप ब्रीफली में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि 43 बी में संशोधन के तहत फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को समय पे भुगतान करने का नियम लागू हो चुका है। असेसमेंट ईयर 24-25 जिसका मतलब होता है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 23-24 से ही आपका लागू हो जाएगा। उसके बाद आता है कि यहाँ पे जो हमने बात की थी कि 43 बी के दायरे में कौन कौन सी कंपनीज आती है, स्मॉल और माइक्रो। इतना ही आपको ध्यान रखना है, मीडियम अभी इस कैटेगरी में नहीं आएगी, आपको ये क्लियरली ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि भुगतान एग्रीमेंट और उसकी समय सीमा। मतलब हमने बात की थी कि टाइमलाइन उसकी क्या है। अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो आपकी जो टाइमलाइन है वो 45 डेज की है। अगर आपने कोई सप्लायर के साथ एग्रीमेंट आपने 60 डेज या 90 डेज के टर्म्स पे आपने एग्रीमेंट साइन किया है तो उस केस में आपकी जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होगी वो 45 डेज की ही रहेगी। बट अगर आपने एग्रीमेंट 30 डेज का साइन किया है तो आपकी जो टाइम लिमिट है वो 45 डेज से घटा के 30 डेज के अंदर सीमित हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विच एवर इज लेस, अगर एग्रीमेंट 45 डेज से पहले का है तो आपको 45 डेज के पहले उनका पेमेंट क्लियर करना होगा, अदरवाइज मैक्सिमम लिमिट 45 डेज की रहेगी। बट अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 डेज का ही टाइम पीरियड दिया जाएगा, चाहे आपका उनके साथ एग्रीमेंट 90 डेज का हो, 120 डेज का हो या उससे ज्यादा हो। अगर आपका पेमेंट टर्म्स वहीं पे 7 डेज का है तो आपको उसी केस में विच एवर इज अर्लियर आपको 7 डेज में सारा पेमेंट क्लियर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं कि पेमेंट की अनिवार्यता, एमएसएमई विक्रेताओं के साथ समझौते। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी प्रोविजन आपका आया है अगर आप उसको अपनी बुक्स मतलब आपका जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 तक अगर आप सारे पेमेंट्स क्लियर कर देते हैं तो आपका कोई भी एक्सपेंस या परचेस का अमाउंट डिसअलाउ नहीं होगा। वो यहाँ पे कह रहा है कि आपकी 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट में जो सन्ड्री क्रेडिटर्स आ रहे हैं वो 15 फरवरी से ज्यादा पुराने हैं तो आपकी 23-24 की इनकम में ये सब ऐड हो जाएंगे। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास जो टाइम लिमिट है मैक्सिमम 45 डेज का है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बैलेंस शीट में जो भी आप क्रेडिटर्स के फिगर आप डिफाइन कर रहे हैं वो 15 फरवरी से या 14 फरवरी के पहले के नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वहां से हम ऐड करते हैं तो आपके 45 डेज 31 मार्च 2024 के पहले ही एंड हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो आपका सारा परचेज जो भी इस टाइम लिमिट के बाहर जाएगा वो सारा डिसअलाउ हो जाएगा। और अगर आप 15 फरवरी के बाद भी अगर कोई बिल्स आप खरीदते हैं तो आपको 45 डेज का टाइम लिमिट ध्यान में रखना है। अगर उसका डेट 31 मार्च 2024 के पहले कंप्लीट होता है तो आपको वो भी पेमेंट आपको क्लियर करना होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी अकाउंटेंट है या आपके जो सीए या ऑडिटर है उनको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी कोई भी पेमेंट्स जो अगर 15 डेज या 45 डेज के बाहर जाती है और वो नेक्स्ट ईयर के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, अगर आपने वो पेमेंट कर दिया है तो आपकी सारी परचेज अलाउ हो जाएगी, अदरवाइज उन सब एक्सपेंस या परचेज की अमाउंट को आपको डिसअलाउ करवाना होगा, उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना होगा। तो ये आपके अकाउंटेंट या जो ऑडिटर है उनकी भी जवाबदारी बनती है कि वो प्रॉपर से चेक करे, आपको इंटीमेट करे और आप इन सब चीजों को ध्यान में रख के अपना इनकम टैक्स फाइल करें। उसके बाद आता है कि एमएसएमई की जो डिक्लेरेशन है वो आपको कैसे देनी है। तो यहाँ पे आपको लिखा है कि अगर आपका कोई भी सप्लायर से जिनसे भी आप माल खरीदते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कि वो स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस है या नहीं है, जिससे आपको ये फाइंड आउट करने में इजी रहेगा कि अगर वो इन कैटेगरी के अंदर आता है तो आपको उनका पेमेंट 15 या 45 डेज जो भी एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आपको करना होगा। अगर आपके पास कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आती है तो एट द टाइम ऑफ ऑडिट आपका सीए जिन पर्सन की अगर डिक्लेरेशन नहीं आएगी तो उसे यही मानना पड़ेगा कि ये सारे जितने भी आपके वेंडर्स या सप्लायर्स है वो सब एमएसएमई एक्ट के अंडर आते हैं और आपको उनको पेमेंट 45 डेज के अंदर आपको कंप्लीट
कर देना चाहिए था। उसके अलावा जो भी पेमेंट्स या परचेज़ की अमाउंट होगी उसको वो डिसअलाउ कर देंगे। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी डिक्लेरेशन सब वेंडर्स या सप्लायर से मंगा लेनी होगी, जिससे आपको भी श्योरिटी आएगी और आपके जो ऑडिटर है उनको भी कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपने सारे पेमेंट्स जो भी एमएसएमई एक्ट के अंडर कवर है उनका पेमेंट आपने 45 डेज के अंदर कर दी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसमें क्या ट्रेडर्स भी इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन सवाल यहाँ पे दिया है कि 43B के प्रावधानों में ट्रेडर्स शामिल नहीं होंगे। जो भी ट्रेडर्स है, अगर उन्होंने अपना एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन एज अ मैन्युफैक्चरर, आपने अगर उस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराया है, आपको जो एमएसएमई की पेमेंट स्कीम है उसमें आपको शामिल नहीं होने देंगे। अगर आपको लगता है कि ये गलती से कैटेगराइज हो गया है, तो आप इसको इस प्रोविजन में लागू होने के लिए आप उनको अमेंड करवा सकते हैं और आप इस कैटेगरी के अंदर अगर कवर होते हैं तभी आपके लिए ये 45 डेज और 15 डेज की सेक्शन एप्लीकेबल रहेगी, जो एज पर 43B सब सेक्शन एच के अंदर आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेडर्स एज अ मैन्युफैक्चरर कैटेगरी अगर आपके पास है तो आप इसको अमेंड करवा सकते हैं, देन आप 43B की फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि एमएसएमई का जो डिक्लेरेशन है उसको आपको देते समय ये क्लियरली ध्यान रखना है और एकदम आपको सोच समझ के देना है कि आपकी जो कैटेगरी है वो एमएसएमई के सर्टिफिकेट पे लिखी होती है। यहाँ पे क्या लिखा है कि आपकी डिक्लेरेशन दे तो आप सोच समझ के दे। आपकी कैटेगरी आपके एमएसएमई के जो सर्टिफिकेट होती है उस पे लिखी होती है कि आप माइक्रो एंटरप्राइज है, स्मॉल एंटरप्राइज है या फिर मीडियम एंटरप्राइज है। अगर आप माइक्रो और स्मॉल भी है बट आप ट्रेडर है एज ए मैन्युफैक्चरिंग, तो वो भी चीज वहां पे मेंशन होती है। तो उन सब चीजों को आपको ध्यान में रख के ही अपनी डिक्लेरेशन सामने वाले पर्सन को देनी है। अगर आपके सर्टिफिकेट पे मीडियम लिखा है बट यहाँ पे क्या होगा कि मीडियम तो लिखा है बट आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, कुछ लोगों में कंफ्यूजन भी हो सकती है। तो आपको वहां पे क्लियरली डिक्लेरेशन दे देनी है कि हम एमएसएमई के अंडर तो आते हैं बट जो सेक्शन 43B सब सेक्शन एच उसके अंडर हम लोग कवर नहीं है। तो आप जो एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसपे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि आपकी जो एंटरप्राइज टाइप है, कौन कौन से ईयर में आपकी एंटरप्राइज की जो टाइप है वो क्या थी। हो सकता है कि आप फर्स्ट जब आप इनिशियल अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो उस समय हो सकता है कि वो माइक्रो कैटेगरी में हो, धीरे धीरे आपकी वो कैटेगरी माइक्रो से चेंज होकर स्मॉल में भी जा सकती है, स्मॉल से आप मीडियम में आ सकते हैं और मीडियम से देन आप लार्ज कैटेगरी में भी जा सकते हैं। तो जब से आप सर्टिफिकेट लेते हैं आप अपना एक लेटेस्ट सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको ये कैटेगरी मेंशन रहेगी कि आपको अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का स्टेटस देखना है। अगर वो माइक्रो या स्मॉल के अंडर आता है तो आपको ये सब चीजों का बेनिफिट मिलेगा। अब आप अपना जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप एमएसएमई की जो वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले गूगल पे आ जाइए, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि उद्यम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पे पहला जो वेबसाइट है उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। आप यहाँ पे जाके अगर आपने अभी तक एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट, आप अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने एंटरप्राइजेस का स्टेटस जान सकते हैं कि अभी जो लास्ट करंट ईयर एंड हुआ है उसमें आपका क्या स्टेटस है, आप माइक्रो हैं, स्मॉल है, देन आप इस कैटेगरी में आप जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है कि अगर आपकी मेजर कैटेगरी, अगर आपने एज ए ट्रेडर मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन लिया है तो आप इन कैटेगरी के बाहर हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे अमेंड करवाना होगा, उसके बाद ही आप इन सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तो था कि एकदम हमने इसको आसान भाषा में समझा है कि जहाँ पे हमारे पास एमएसएमई के अंडर कौन कौन से एंटरप्राइज है वो कवर होते हैं। उसके बाद एमएसएमई में कौन सी सेक्शन है जो फाइनेंस एक्ट 2023 के बजट में पास हुई थी, उन सेक्शन के क्या ड्यू डेट्स है उसको हमने यहाँ पे समझा था। उसके बाद
ये कौन से ईयर से एप्लीकेबल होने वाला है, देन इसकी आपको डिक्लेरेशन कैसे देनी है। तो चलिए हम इसको एक बेसिक एक एग्जांपल के साथ भी हम समझते हैं। यहाँ पे हमने एक टैली ओपन किया है। टैली के अंदर आप जैसे ही अपना सेल्स का बिल एंटर करते हैं, आपने एक सपोज एक पार्टी है एबीसी सन्ड्री डेटर्स करके आपने इनको गुड्स सेल किया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि एग्रीमेंट क्या है, कि अगर मेरे पास एग्रीमेंट है तो मैं 45 डेज तक का टाइम लिमिट यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज आपके पास 15 डेज का ही टाइम पीरियड रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ही आप अपना वेंडर्स ढूंढते हैं या आप उनके साथ बिजनेस डील करने के लिए कोई एक एग्रीमेंट करते हैं कि जिनसे आप अपना माल खरीदेंगे, उनमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, उनके पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे, उन सब चीजों का एक एग्रीमेंट होता है जो आप उनके साथ डील करने जाते हैं उस समय वो साइन होते हैं। अगर आपका पेमेंट पीरियड मेंशन किया हुआ है और वो अगर 45 डेज के बाद का है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो टाइम लिमिट मिलेगी वो 45 डेज की ही मिलेगी और वो एग्रीमेंट आपका यहाँ पे काम आएगा। अगर आपने अपनी बिजनेस डील करते समय कोई भी इस प्रकार का एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो आप पहले उन एग्रीमेंट को बनवा लीजिए ताकि आप मैक्सिमम डेज का आप बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको 15 डेज के अंदर अपने सारे वेंडर्स का पेमेंट क्लियर करना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन था कि आपने उनके साथ एग्रीमेंट साइन की है, उसमें आपकी पेमेंट टर्म्स डिक्लेयर की हुई होती है। उनको आप चाहे तो यहाँ पे लेजर के अंदर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड्स क्या है, 60 डेज़ है, 120 डेज़ है, 90 डेज़ है। बट यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो टाइम लिमिट मिलेगी वो 45 डेज़ की ही मिलेगी। तो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि जिस समय भी आप अपना सेल्स का इनवॉइस बुक कर रहे हैं, उस समय यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोड या टर्म्स ऑफ पेमेंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 45 डेज़, अगर आपके बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे 15 डेज़ आप मेंशन कर सकते हैं। ये आप जहाँ पे भी ये चीज़ आप मेंशन करेंगे, ये आपके इनवॉइस जो आप फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे सामने वाले कस्टमर को, उसको क्लियरली मेंशन होगा। और आप चाहें तो अपना यहाँ पे हमने एक इनवॉइस रेज किया है, उसका हम प्रीव्यू अभी देखेंगे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपकी जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है, आपने यहाँ पे अगर मेंशन कर दिया है कि मेरा जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है वो 45 डेज है, तो सामने वाले कस्टमर को भी पता रहेगा कि इनका जो फर्म है वो एमएसएमई एक्ट के अंडर कवर है, इनको पेमेंट आपको 45 डेज के अंडर ही करना होगा। आप यहाँ पे अगर चाहते हैं तो अपना जो जीएसटी नंबर आता है कंपनी का, उसके साथ आप एमएसएमई सर्टिफिकेट के ऊपर जो नंबर होता है उसको भी आप चाहे तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये दो तरह के प्रोविजन थे, जो फर्स्ट आप अगर आप एग्रीमेंट करते हैं और सेकंड आप अपना जो बिल आप इश्यू करते हैं उसके ऊपर आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन का नंबर और उसमें जो पेमेंट टर्म्स की ड्यूरेशन है वो आप वहाँ पे मेंशन करिए, जिससे सामने वाले को भी ये पता करने में इजी रहेगा कि आपकी फर्म्स रजिस्टर्ड है, आपका पेमेंट अबे 45 डेज या 15 डेज जो भी आपकी टाइम लिमिट्स है उसके अंडर आपको कर देना है। तो ये तो था कि आपका एक सेल्स का इनवॉइस जिसमें आप किस तरह अपनी कंपनी का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर, पेमेंट की ड्यूरेशन सामने वाले कस्टमर तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर मैंने कोई वेंडर से माल खरीदा है तो उसकी मैं एंट्री करूंगा परचेज F9 फंक्शन की में। यहाँ पे जहाँ पे मुझे सप्लायर का इनवॉइस नंबर, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सप्लायर की डेट है, इनवॉइस की जो डेट है, सपोज यहाँ पे जो डेट है वो 1 जनवरी 2024 है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पीरियड से लेके आपको 45 डेज के अंदर आपको सारा पेमेंट क्लियर करना होगा। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि अगर मैंने जो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स का जो फिगर दिखाया है, वो गवर्नमेंट कैसे पता लगा सकती है या इनकम टैक्स कैसे पता लगा सकती है कि वो 45 डेज के बाद का पेमेंट है या उसके पहले का पेमेंट है। तो हमने एक वीडियो में आपसे एक इंपॉर्टेंट बात कही थी कि आप अगर ये समझते हैं कि मैं इन सब चीजों को छुपा सकता हूं, तो आप बिल्कुल भी इस चीज की गलती ना करें, क्योंकि इनकम टैक्स वाले जीएसटी से सारा डेटा ले सकते हैं, जो आपके जीएसटी आर 2A और 2B, उस डेटा से आपके परचेस का फिगर पता लगा सकते हैं कि आपने लास्ट 2 महीने में कितने वेंडर्स थे और उनकी अमाउंट कितनी हो सकती है। अगर आप उससे ज्यादा अगर अमाउंट आप अपनी बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं, तो डायरेक्टली ये माना जाएगा कि आपने उनसे क्रेडिटर्स के राइट अमाउंट को छुपाने की
कोशिश की है, तो इस केस में आपके जो सारी परचेज की अमाउंट है वो डिसअलाउ तो होगी, देन उसके ऊपर जो पेनल्टीज के प्रोविजन है वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आपको हमेशा इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी जो सारी परचेज की अमाउंट है, एक्सपेंस की अमाउंट है, वो सब जीएसटी पोर्टल पे रिपोर्ट हो रही है। तो आपको उन कोई फिगर में आपको कुछ भी करेक्शन नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो ड्यू डेट्स थी उसके बाहर जाके आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट है उसको 3 टाइम ज्यादा आपको अपने सप्लायर को पेमेंट करना होगा, और वो एक्सपेंस भी आपका डिसअलाउ होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट जो आप यहाँ पे पे करने वाले हैं उस चीज की भी आपको यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी। तो आपको एकदम क्लियरली ध्यान रखना है कि इन सब चीजों को आपको एकदम भी मैनिपुलेट नहीं करना है। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को एक एक पर्सन का तो डेटा कब देखेगी और कब उनके पास इतना टाइम है, बट आज इनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसे स्कीम इनके पास है जिनसे वो डेटा डायरेक्टली फैच कर सकते हैं कि इन्होंने एज पर जो 2 महीने के क्रेडिटर से वो इतना होना चाहिए था और आपने बैलेंस शीट में क्या रिपोर्ट किया है, उस बेस पे वो डायरेक्टली आपका अमाउंट निकाल के आपको एक नोटिस इश्यू हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इन सब चीज़ों में आप कोई भी मैनिपुलेट नहीं करें। आपके जो भी सीए, ऑडिटर्स या कोई भी आपके जो सीनियर अकाउंटेंट है जो ये सब चीज़ों में देख रहे हैं, उनको भी आप क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दें कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे आपको इंटरेस्ट के एक्सपेंस या फिर जो परचेज या एक्सपेंस की अमाउंट है वो डिसअलाउ होने से बच जाए। हमने सबसे पहले एक एग्जांपल लिया था कि अगर आपने कोई भी माल 1 जनवरी 2024 को खरीदा है, समझो मोहन करके एक पार्टी है, उनसे आपने माल खरीदा है। आपने यहाँ पे परचेस का एक लेजर बना दिया, सपोज वो 15,000 का आपने माल खरीदा है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर आपने जनवरी में माल खरीदा है तो इसकी मैक्सिमम 45 डेज की जो लिमिट है वो 14 या 15 फरवरी को कंप्लीट हो जाती है। तो आपको उसकी पेमेंट की एंट्री उसके पहले ही आपको कर देनी है। मीन्स आपको 45 डेज के पहले इस बिल का पेमेंट क्लियर कर देना है। अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल आता है कि अगर मैंने कोई परचेज 1 मार्च 2024 में खरीदी है, जिसकी ड्यू डेट अगर मैं 45 डेज काउंट करता हूं तो वो 15 अप्रैल 2024 होती है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपने कोई बिल इस साल में बुक किया है बट उसकी डेट नेक्स्ट ईयर में आ रही है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपने वो पेमेंट कर दिया है तो आपका ये सारा एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाएगा। बट अदरवाइज आपने अगर 15 अप्रैल के टाइम के अंदर उनका पेमेंट नहीं किया है, तो आपका सारा एक्सपेंस इसी साल में डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 2 डेट्स है, अगर वो डेट्स 31 मार्च 2024 तक आती है और आपने उनके सब पेमेंट्स क्लियर कर दिए हैं, तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसा अपना पहले रिटर्न फाइल करते थे वैसे ही आप अपना इनकम दिखा के अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट अगर आपकी जो ड्यू डेट्स है वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है, तो आपके सीए या जो भी आपके ऑडिटर्स हैं उनको भी मेक श्योर होना पड़ेगा, आपके बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपने जो नेक्स्ट ईयर में ड्यू डेट्स आती है उसके पहले आपने टाइमली पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि अगर आपकी ड्यू डेट्स नेक्स्ट ईयर में भी आती है तो आप बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करके उनको दिखा सकते हैं कि हमने ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर दिया है। अदरवाइज आपका ये सारा एक्सपेंस इसी साल में डिसअलाउ हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर मेरा सारी परचेज इस साल में डिसअलाउ हो गई है और मैं नेक्स्ट ईयर उन सब वेंडर्स का पेमेंट कर देता हूं, तो आपको नेक्स्ट ईयर उसकी रिबेट मिल जाएगी। आप नेक्स्ट ईयर में उन एक्सपेंस को जो आपके डिसअलाउ हो गए थे उसको आप नेक्स्ट ईयर जिस साल में आप पेमेंट करते हैं उस समय आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। और सेकंड यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जितनी भी लिस्ट ऑफ पार्टीज है जिनसे आप माल खरीदते हैं, अगर आपके पास उनकी डिक्लेरेशन नहीं है तो सीए आपका यही मानेगा कि इन सब पार्टियों की पेमेंट आपके 45 डेज के अंदर क्लियर हो जाने चाहिए थे। अगर आपको ये चीज कंफर्म करनी है तो आपको सब वेंडर से अपने सर्टिफिकेट या फिर उनसे डिक्लेरेशन मंगा लेना है और उससे आपको कंफर्म हो जाना है कि जिन जिन पार्टी एमएसएमई एक्ट जो 43B सेक्शन के अंडर कवर होती है उन सब का पेमेंट आप बिना भूले टाइम टू टाइम कर देवें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए,
हमारे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये वीडियो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि सब जगह एमएसएमई, 45 डेज पेमेंट लिमिट, ये सब 43 बी सेक्शन क्या होती है, ये सब चीज़ें बहुत जनों में कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि 31 मार्च 2024 जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उससे पहले सब अपने वेंडर्स का पेमेंट टाइम टू टाइम जो लिमिट है उसके अंदर कर देवें, जिससे आपका सारा एक्सपेंस डिसअलाउ होने से बच सकता है। थैंक यू।